Good morning, class 8. Today we will start with our next chapter in civics, chapter number 3. Why do we need parliament? जो चैप्टर का मीनिंग है कि हमें पार्लियामेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है, तो इसके लिए हम थोड़ा पहले फ्लैशबैक में चलते हैं। जब हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं हुआ करता था, यानी कि जब हम ब्रिटिशर्स के अंडर थे, वो हम पर रूल किया करते थे या हम उनके लिए स्लेव्स थे, दे यूज्ड टू ट्रीट अस लाइक स्लेव्स। उस कंडीशन में क्या हुआ करता था, जितना भी सारा डिसीजन मेकिंग था वो किसके हाथ में था? डिसीजन मेकिंग पावर जो थी वो ब्रिटिशर्स के हाथ में थी। यानी कि वो जिस तरीके से चाहे, जो चाहे, जैसे चाहे वो डिसीजन ले सकते थे और हमें सिर्फ ये राइट दिया गया था कि जो भी वो बोल रहे हैं हमें उन डिसीजंस को मानना पड़ेगा। उन्होंने जो बोल दिया है दैट इज फाइनल थिंग, हमें सिर्फ उन सब चीजों को अपनी लाइफ में रेगुलेट करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपके ऊपर कोई भी डिसीजंस थोप दूं या कोई भी डिसीजंस फोर्सफुली मनवाऊं तो आप भी उसको काफी टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे। आपको भी एक टाइम ऐसा लगेगा कि क्या यार, मैं हमेशा दूसरे पर्सन की बात मान रहा हूँ या दूसरे पर्सन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा हूँ, तो उस केस में आप काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। तो इसी तरीके से सेम चीज हम इंडियंस के साथ भी हुई थी। जब ब्रिटिशर्स की ये जो मनमानी थी वो एक लेवल से एक्सटेंड हो गई थी, उस केस में इंडियंस ने रिवॉल्ट किया था, जिस रिवॉल्ट को हम 1857 के रिवॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। और उसके बाद हमें 1947 में इवेंचुअली जाकर आजादी मिली। तो ये सब का बेनिफिट क्या हुआ कि जब हमारी कंट्री ब्रिटिशर्स से फ्री हुई उसके बाद हमारे पास बहुत सारे राइट आ गए। हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी। उस डेमोक्रेटिक कंट्री का क्या फायदा हुआ था? अब जो भी डिसीजन था वो डिसीजन बाय द पीपल था, मतलब लोग ही उस डिसीजन को बनाते थे या उस डिसीजन को फुल एंड फाइनल करते थे, एंड इट वॉज फॉर द पीपल। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए थे या सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए थे, जिनका सीधा सीधा यही काम था कि वो जो भी हमारे साथ गलत अभी तक हुआ है उस गलती को आगे कंटिन्यू ना होने दे और हमें एक नया लाइफ, एक नया डिसीजन मेकिंग पावर हाथ में हमारे दें। तो डेमोक्रेटिक होने का क्या मतलब है? आप भी डेमोक्रेटिक होने का मतलब समझते हो कि हमारे पास जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, उन फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को हमें फुलफिल करना चाहिए, यानी कि वो हमारी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। हम जो भी करें वो कंट्री के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए, कंट्री के फायदे के लिए होना चाहिए। तो अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज और फंडामेंटल राइट्स को फुलफिल करने में सक्सेसफुल हो जा रहे हैं तो हमारे पास कौन सी कंट्री आ जाती है? डेमोक्रेटिक कंट्री आ जाती है, जहां पर कोई राजा नहीं होता, कोई किसी के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती, सारे लोग कलेक्टिवली मिलकर वो डिसीजन लेते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट का हमें क्या बेनिफिट है? उस पार्लियामेंट का हमें बेनिफिट है, पार्लियामेंट में बेसिकली 2 हाउसेज होते हैं। फर्स्ट इज लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज विधानसभा, जिसे हम या तो राज्यसभा बोल देते हैं या फिर अपर हाउस बोल देते हैं। तो ये जो हमने 2 हाउसेस में हमारी पार्लियामेंट को डिवाइड किया था, इसका क्या पर्पस था? बेसिकली इसका यही पर्पस था कि सारे डिसीजंस हम उन मिनिस्टर्स के हाथ में भी नहीं देंगे, उन पावरफुल लोगों के हाथ में नहीं देंगे जो एक्चुअली गवर्नमेंट को बना रहे हैं। इनमें से जो लोकसभा है, लोकसभा का एक बहुत क्रूशियल रोल होता है अपने लीडर्स को सिलेक्ट करने के लिए, या वो किसको चाहते हैं कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रोल में आए, पिक्चर में आए और वो वहां पर रूल करे। लोकसभा जिस पार्टी को चाहेगी या जिस कैंडिडेट को पर्टिकुलरली चाहेगी उसी कैंडिडेट को आगे लेकर जाएगी सो दैट वो वहां पर रूल कर सके। उस कंट्री में जो डिसीजन आए वो उसकी मर्जी का आए या उसके तरीके से आए। इसीलिए हमारे पार्लियामेंट को होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम जो पार्लियामेंट में डिसीजंस लेते हैं, बेसिकली वो डिसीजंस कैसे लेते हैं? ऐसे तो नहीं है कि लाइक गांव में हम क्या करते हैं, जो भी पंचायत होती है, अगर मैं एक बेसिक लेवल से बात करूं तो पंचायत बैठती है। पंचायत वहां पर बेसिकली 5 पंच होते हैं। उन पंच का ये काम होता है कि वो सबकी सहमति से, मतलब जितने भी वहां पर लीडर्स हैं, कलेक्टिवली पंच हैं,
उनकी सहमति से, उनके एग्रीमेंट से वो वहां पर डिसीजन लेगी। गांव के बेनिफिट के लिए जो भी काम होगा वो पंच की मदद से होगा। इसी तरीके से सेम वे से अगर मैं बात करूं, ये काम हमारे शहरों में कैसे होता है या फिर सिटीज में कैसे होता है, तो सिटीज में उसके लिए हम कंडक्ट कराते हैं इलेक्शंस। इलेक्शंस का जो टाइम पीरियड होता है वो आपको पता है एवरी 5 ईयर होता है, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन हो चाहे वो राज्यसभा के इलेक्शन हो, वो एवरी 5 ईयर्स में हमारे इलेक्शंस गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है। और वो क्यों कंडक्ट कराती है, ताकि अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अपना वर्क ठीक तरीके से या प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, तो जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है किसी और को हम चांस दें, सो दैट वो वहां पर रूल कर सके और हमारी कंट्री को लोगों के बेनिफिट के लिए ही यूज कर सके। अब इलेक्शंस जो होते हैं, इलेक्शंस कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शंस में किसी भी मिनिस्टर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, वो वहां पर सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं अपनी पार्टीज को। यानी कि सपोज कीजिए हमारे पास 4 मेजर पार्टीज हैं, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी एंड बीएसपी। तो इनके एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू 4 ही अलग अलग लीडर्स हैं। तो इनमें से कोई भी लीडर रिस्पॉन्सिबल नहीं है हमारा इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए। इलेक्शंस जो कंडक्ट होंगे वो बिल्कुल बैलेंस वे में कंडक्ट होंगे, मतलब वहां पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा कि बीजेपी सपोज ये कर दे कि मैं अपने लोगों को लेकर आऊं और मैं वोट उन्हें दिलवाऊं और उनको जिता दूं, तो ऐसा नहीं होगा। इसको जो इलेक्शंस कंडक्ट कराने की ड्यूटी होती है वो होती है इलेक्शन कमीशन की। इलेक्शन कमीशन अगेन एक इसको हम बोल सकते हैं एक ऐसी बॉडी हो गई जो किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं कराती है इन प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस। यहाँ पर ये एक ऑटोनॉमस बॉडी हो गई जहां पर किसी का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, किसी का कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होता कि आप आइए या फिर हम पर्टिकुलर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। वो हर पार्टी से फ्री होती है और उसका अपने तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराने का तरीका होता है। अब प्रीवियस डेज की अगर हम बात करें इलेक्शंस कैसे हुआ करते थे, तो प्रीवियसली टाइम में हमारे पास बैलेट पेपर्स हुआ करते थे। उन बैलेट पेपर्स पे डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज के सिंबल एग्जिस्ट करते थे। सपोज ये अलग अलग पार्टी के सिंबल हैं और उन पार्टी के पर्टिकुलर सिंबल के सामने उनके जो भी लीडर्स उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके नेम्स लिखे होते थे। व्हाट वी हैव टू डू इज, हम जाते थे जहां पर भी हमारा इलेक्शन होना है और उस पर्टिकुलर पर्सन के नेम के आगे हम स्टैंप लगा दिया करते थे। तो वो क्या होता था, लास्ट में जब सारा इलेक्शन ऑल ओवर द कंट्री हो जाता है उसके बाद स्टार्ट होती है काउंटिंग। वोट जो होती है वो हमारी काउंट होती है। जिस पार्टी की मैक्सिमम वोट जिस एरिया से होती है उस पार्टी का वो लीडर वहां के लिए क्या बन जाता है, रूलिंग लीडर बन जाता है। रूलिंग लीडर बनने के बाद भी ऐसा कुछ नहीं है कि रूलिंग लीडर अपने तरीके से डिसीजन ले सकता है। रूलिंग लीडर को एक प्री डिटरमिन्ड तरीके से जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं उसी तरीके से डिसीजन मेकिंग की एग्रीमेंट है। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट डे में बात करूं, प्रेजेंट डे में हमारे पास आ गई है ईवीएम मशीन। तो ईवीएम क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इसमें भी सेम चीज होती है। जैसे वहां पर तो हमारे पास बैलेट्स हुआ करते थे, बैलेट पेपर्स हुआ करते थे और स्टाम्प हुआ करती थी। तो हम जो भी रिक्वायर्ड हमारा सिलेक्टेड डिजायर्ड लीडर हुआ करता था उसके सामने स्टैंप लगा दिया करते थे। इसमें सेम इसी तरीके का पैटर्न होता है और यहाँ पर स्टैंप लगाने का सिस्टम ना होकर हर एक के सामने एक बटन होता है। उस बटन में आप जो भी जिसको भी चाहते हो प्रेस कर दीजिए, वो आपका वोट उस लीडर के लिए सेव हो जाएगा। और इसके पास ये तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, एक काउंट चलता रहता है रेगुलरली, जिससे हमें ये चीज पता चलती है कि इस पर्टिकुलर लीडर के इतने वोट्स आ गए हैं, इस पार्टी के लिए पर्टिकुलरली इतने वोट्स आ गए हैं। तो इस तरीके से हमारा जो इलेक्शन कमीशन है वो एक अनबायस्ड तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराता है और फाइनली फिर वो हमें रिजल्ट भी दे देता है।